खुद की हस्ती को मेहनत की तपिश देकर जिंदगी को नूर कर दिया। खुद की हस्ती को मेहनत की तपिश देकर जिंदगी को नूर कर दिया। जब ऊपर वाले ने बख्शे कुछ उजाले मेरे दामन में, मैंने ज़माने का अंधेरा दूर कर दिया। जी हाँ दोस्तों, स्वागतम, अभिनंदनम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम धरती धुरारी में। और जो ये शेर मैंने पढ़ा है, जिनकी शान में पढ़ा है, वो बाखूब ये बात ना सिर्फ मानते हैं बल्कि अपने जीवन में उतार के भी रखते हैं। जी हाँ, एक ऐसी शख्सियत की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ जिनका व्यक्तिगत मानना या व्यक्तिगत सोच ये है कि मांग कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरा, मांग कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरा और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरा। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे ही वरिष्ठ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट और एक ऐसे ही डॉक्टर हमारे साथ आज हमारे मंच पे हैं और आइए मिलकर स्वागत करते हैं डॉक्टर शैलेश टोडा जी का। शैलेश सर, स्टूडियो में आपका स्वागत है। थैंक यू। शैलेश सर, एक वरिष्ठ चिकित्सक होते हुए या यूँ कहूँ कि एक वरिष्ठ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट होते हुए आप जिस तरह का काम लगातार करते चले आ रहे हैं वो तो अपने आप में सराहनीय है। देश विदेश में या यूँ कहें कि आपने जो किताब भी लिखी है उसकी चर्चा सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेशों तक है। और उस किताब की जो भाषा है उसे भी आपने, जो हमारी मातृभाषा हिंदी है, उसमें लिखने की कोशिश की है। सर, सभी बातों पर, सभी पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले चर्चा वहाँ से शुरू होगी। वो कहते हैं ना सर, आप खुद डायबिटिक जो परेशानियां हैं या लोगों को मीठे का संतुलन कैसे रखना है वो बताते हैं। लेकिन सर, आज जब हम शुरुआत कर रहे हैं ना, तो उस मिठास के साथ करेंगे जिसे हम बचपन का नाम लेते हैं। तो सर, वो मीठा तो शायद उससे तो परहेज आज नहीं होना चाहिए। तो सर, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, बचपन का वो दौर कैसा था और शिक्षा दीक्षा कैसे हासिल हुई, सर उसके बारे में बताएं। जी हाँ, धन्यवाद। बचपन मेरा जोधपुर में बीता है। मैं सेंट्रल स्कूल में था, वहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में। और जैसे कि हर व्यक्ति को अपने बचपन के दिन याद रहते हैं और वो आपकी रीसेंट मेमोरी फिर भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन वो पास्ट की मेमोरी वो कभी ख़त्म नहीं होती है। और स्कूल में दिन बहुत बढ़िया गुजरे। और उसके बाद फिर मेडिकल की पढ़ाई भी मैंने जोधपुर में ही करी है। तो वो ये जो पूरा 18-19 साल तक की उम्र का जो, या 23-24 तक का बल्कि जो सफ़र है, मेडिकल कॉलेज को भी अगर मिला लें तो ये सारा जोधपुर में ही बीता है। ब्लू सिटी जोधपुर, और वहाँ से फिर गुलाबी नगरी पिंक सिटी वहाँ आना, सर वो कैसा था उसके बारे में बताएं। जब पीएमटी में सिलेक्शन के बाद जोधपुर में पढ़ाई करी, उसके बाद फिर जब पोस्ट ग्रेजुएशन की बारी आई तब लगा कि किसी और ऊंचे कॉलेज में जाके कोशिश करनी चाहिए। और फॉर्चुनेटली रैंक अच्छा आया तो जयपुर में प्रवेश मिल गया। तो यहाँ पर फिर मैंने 3 साल के लिए यहाँ पर एमडी करी। सर, जब बचपन की हम बात करते हैं तो एक बहुत ही बड़े दानिश्वर ने एक बात कही है, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सागर, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। बिल्कुल सही बात कही है। ये मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, बचपन के दौर के वो कुछ अविस्मरणीय याद, या यूँ कहें कि बेफिक्र बचपन, बेबाक बचपन और शरारत का पर्याय बचपन। सर, वो शरारतें भी थी उस बचपन में वैसी? हाँ, सभी लोग करते हैं। सड़क पे खेलना, और फिर जैसे क्रिकेट भी खेलते थे सड़क पे, क्योंकि ग्राउंड्स दूर होते थे। तो घर के सामने सड़क पे क्रिकेट खेलना, फिर हिट मारना, किसी के घर में चली जाए, फिर बाउंड्री कूद के अंदर जाओ, और फिर वो जिनके जहाँ बॉल गई हैं वो नाराज़ हों बार बार कि बार बार बॉल आ जाती है। तो ये सब चीज़ें जो आम चीज़ें हैं वो सब मेरे साथ भी घटित हुई हैं। अच्छा सर, बीइंग अ डॉक्टर तो आज बहुत सारी आप जगह बहुत बड़े बड़े मंचों पे आप जाते हैं, लेकिन बचपन में या यूँ कहें उस दौर में मंच पे जाने का मौका मिला? क्योंकि हमारे पास एक छोटी सी जानकारी आपके बारे में, आप गाना बड़ा अच्छा गाते थे सर, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। नहीं, गाता तो मैं नहीं था पहले, लेकिन रुचि मेरी म्यूज़िक में शुरू से रही है। और क्योंकि जो पुराने जो हिंदी गाने होते थे उनके बोल इतने बढ़िया होते थे कि आप उनको बिना म्यूज़िक के भी सुनो, सिर्फ अगर उसको एक कविता के रूप में पढ़ें तो भी आप उन चीज़ों का उतना ही आनंद ले सकते हैं। अरे वाह, तो सर वो आनंद आज हम भी लेना चाहते हैं इस मंच के माध्यम से, अगर आप इजाज़त दें तो। और वो 2 पंक्तियां अगर आप गुनगुना दें तो फिर कहना ही क्या। मैं एस.डी. बर्मन जी की कुछ थोड़ा सा नकल करने की कोशिश करता हूँ। अरे वाह। तो मुझे वो ही उनके गाने मतलब अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मैं
काफ़ी हद तक मेरे को लोग ऐसा कहते हैं कि आवाज़ में थोड़ा सा मैच कर रहा है। क्या बात है। तो सर हम भी बिल्कुल आज चाहेंगे सुनना आपको, पर अब म्यूज़िक नहीं है यहाँ पर। तो सर जैसा भी आप सुनाना चाहें, 2 पंक्तियाँ। आपने तो खुद ने ही कहा है कि वो जो लिरिक्स या यूँ कहें उन गीतों के संवाद इस तरह के मीठे होते थे कि जब उन्हें आप गुनगुनाएं तो अपने आप में एक कहानी, एक कविता वो कुछ झलक कर सामने आती थी। तो सर क्यों ना इस मंच के माध्यम से भी हो जाए। और माझी ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मन मार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार, ले चल पार, ले चल पार, मेरे साजन है उस पार। आहा, क्या बात है सर। मुकर्रर बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। और वाकई में ऐसा लगता है कि वो आवाज़ बहुत काफ़ी हद तक मैच कर जाती नहीं, है। ऐसा नहीं है, लेकिन कहाँ वो और कहाँ मैं, लेकिन ठीक है। लेकिन सर कोशिशों में तो वो बात होनी चाहिए। अच्छा सर, कोशिशों की बात हम करते हैं और आपसे जानने की कोशिश करते हैं। एक ऐसे वक्त में जब कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, उस वक्त आप पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे और कहीं ना कहीं अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं, कहा जाता था कि या तो डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। आज अगर हम बात करें, अपनी जो विधा को चुनने की बात आती है या करियर के चुनाव को करने की बात आती है, तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि विधाएं भी बहुत सारी हैं। तो सर क्या आपके साथ भी ऐसा था? डॉक्टरी के पेशे को कैसे आपने चुना, उसके बारे में बताएं। जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरी माताजी को फ्रैक्चर हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था तो फ्रैक्चर हुआ था। तो मैंने बहुत करीब से वो समय देखा था, तो तभी से दिमाग में ये बात आई थी कि डॉक्टर बनना चाहिए। और मेरे मामा जी भी डॉक्टर थे तो थोड़ा सा रुझान उस तरफ वैसे भी था। और तीसरी बात, मैं गणित में कमज़ोर था तो विज्ञान में रुचि ज़्यादा थी। हाँ, तो इस वजह से मैं डॉक्टरी पेशे की तरफ। तो सर जब आपने डॉक्टरी पेशे को चुना तो यहाँ भी एक विशेषज्ञता को चुनना आगे मतलब कंपल्सेशन सा हो जाता है। एक जनरल फिजिशियन की भी हम बात करें या उससे बढ़कर आप जो कहते हैं ना कि आप डायबिटिक या यूँ कहें कि मधुमेह विशेषज्ञ, थायराइड विशेषज्ञ, जिन्हें हम एंडोक्राइनोलॉजिस्ट कहते हैं, वो बनने की आपने कोशिश आगे की और वो आप सफलतापूर्वक बने भी। सर वो विधा आपने कैसे चुनी? हाँ, एमडी में तो सभी सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। एमडी करने के बाद ही डीएम करनी होती है। तो उस समय बाकी ब्रांचेस में काफ़ी लोग जा रहे थे, तब ये विचार आया कि जिस स्पेशलिटी को लोग कम जानते हैं, जो कि एमबीबीएस के दौरान बहुत ही मामूली रूप से पढ़ाई जाती है या लोग सब उससे कटते हैं, ये मानते हुए कि भाई ये सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, तो इसे छोड़ो। चॉइस में, ऑप्शन में छोड़ते थे एंडोक्राइनोलॉजी एमबीबीएस में, और एमडी में भी इसी तरीके से। तो मैंने सोचा कि इस फील्ड में कम लोग गए हैं तो शायद यहाँ जाना बेहतर होगा। अवसर भी ज़्यादा है और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि अपने हिस्सों के उजाले से ज़माने को रोशन करने की बात भी तो होती है। डॉक्टरी पेशा अपने आप में सर एक ऐसा पेशा है कि पूरी ज़िंदगी आपको प्रैक्टिस करनी होती है, ता ज़िंदगी आप अभ्यास करते हैं। और वो कहते हैं करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। आज सर लोग देश विदेश में बहुत ही एक प्रसिद्ध डॉक्टर के रूप में आपको जानते हैं। लेकिन सर फिर मैं आपको थोड़ा सा पहले लेकर आता हूँ और कॉलेज के वापस उन गलियारों की तरफ रुख कर लेते हैं जहाँ सब्जेक्ट के चुनाव की बात तो थी, लेकिन मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में जितना मैंने जाना है, अलग अलग जो डॉक्टर्स इस मंच पे जो विभूतियाँ रही हैं, उन सब ने अपनी अपनी ज़बानी बताया है कि डॉक्टर होना अपने आप में बहुत ही नायाब, बहुत ही अलग किस्म की बात होती है। ये सिर्फ महज एक पेशा नहीं है, यहाँ लोगों से आपको पब्लिक से भी डील करना है, समाज के सभी वर्गों से आपको संपर्क में आना है और उसके बाद वो तसल्ली या यूँ कहें कि वो सुकून देना है उन लोगों को, सभी कुछ शुमार होता है। लेकिन सर उससे ठीक पहले कॉलेज के उन गलियारों की बात मैं आपसे वापस से फिर से पूछना चाहूँगा। वहाँ भी कुछ शरारतें थी, जैसा कि हम सुनते हैं इंट्रोडक्शन के नाम पे बहुत कुछ ऐसा होता है कॉलेज में जो कि ताज़िंदगी याद रह जाता है। मेडिकल कॉलेज में ये चीज़ें शुरुआत से ही ज़्यादा ही रही हैं, हालांकि अब चीज़ें वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। तो इंट्रोडक्शन के नाम पे जो चीज़ें हुआ करती थी उस ज़माने में, वो कई बार काफ़ी आगे बढ़ जाती थी। तो टीचर्स की नज़रों में आते थे लोग, फिर पनिशमेंट मिलता था, कंप्लेंट जाती थी घर पे, ऐसे इस तरीके के वाक़े हुआ करते थे हमारे यहाँ भी। और ऐसा ही एक वाक़या हुआ था कि जब
जूनियर्स को कुछ सीनियर्स मेरे बैचमेट्स परेशान कर रहे थे, तो पीछे से उन्होंने देखा कि टीचर्स आ रहे हैं दूर से, तो वो सब भागे। आगे जाके कॉरिडोर ब्लाइंड एंड आ गया और साइड में थोड़ा सा रास्ता था और वहाँ वो दूसरी मंजिल थी, तो उनको लगा कि आज तो फंसेंगे, तो वो 4 जो मेरे बैचमेट्स थे वो दूसरी मंजिल से नीचे कूद गए। ओहो। टीचर से बचने के लिए। तो एक के चोट भी लगी, फ्रैक्चर हुआ, वो बहुत बड़ा किस्सा बन गया था उस समय कॉलेज में। तो इस तरह के वाक़या भी देख हुआ चुके करते हैं। और सही बात है सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, जैसा कि आपने बताया बचपन जोधपुर में बीता, उसके बाद आप जयपुर आ गए और आगे की पढ़ाई के लिए आप चंडीगढ़ गए। तो सर वो कहते हैं ना कि पूरे देश के मिट्टी का स्वाद आपने भांति भांति, सही वो कहते हैं ना कि हर तरह की मिट्टी का जायका आपने लिया और वो कहीं ना कहीं अपने आप में आत्मसात करने की आपने कोशिश की। सर वो आपसे जानना चाहूँगा, क्या कुछ फ़र्क आपको महसूस हुआ और क्या कुछ नया आपने सीखा, उसके बारे में बताएं सर। जी हाँ, खुशकिस्मती से मेरे टीचर्स मुझे इतने बढ़िया मिलते गए हर बार, MBBS के दौरान भी, स्कूल में भी, MBBS के दौरान भी, MD में भी, और जहाँ से फाइनल मेरी ट्रेनिंग हुई है DM चंडीगढ़, PGI चंडीगढ़ से, तो जब बढ़िया टीचर्स मिलते हैं तब जो शिक्षा जो आप ले रहे हैं उसका आनंद भी तभी आता है। बहुत चीज़ें ऐसी होती है किताब पढ़ने से नहीं समझ में आती है। सही बात है। तो वो जब आपको टीचर आपका सिखाता है तभी समझ में आती है। तो इस बारे में मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को कि मैं जहाँ भी रहा हूँ, ट्रेनिंग चाहे मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग एम्स दिल्ली में भी करी, लखनऊ में भी करी, तो जहाँ भी करी टीचर्स हमेशा मैं मानता हूँ कि बहुत ही बढ़िया मिले मुझे। वाह सर, एक टीचर बढ़िया मिलना फॉर्चुनेट या यूँ कहें कि सौभाग्य की बात तो है, लेकिन जिस तरह के स्टूडेंट आज आप हैं और आपके जितने टीचर्स आज बाहयात हैं, ताज़िंदगी में आपको देख पा रहे हैं, वो भी शायद बहुत गौरवान्वित यहाँ महसूस करेंगे। सर यहाँ एक किस्सा मुझे जो आपने बताया वो मुझे याद आता है और मैं चाहूँगा दर्शकों तक वो किस्सा पहुँचे और ख़ास तौर से जो हमारा एक बड़ा वर्ग जो चिकित्सक वर्ग है वो भी वो किस्सा ज़रूर सुने। सर वो किस्सा जहाँ वो कहते हैं ना कि हम उम्र अगर आपका कोई डॉक्टर है तो पेशेंट उनको इतना सीरियस लेते नहीं हैं, आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था इनिशियल दौर में, बताएं सर। मैं DM करके जब जयपुर में प्रैक्टिस शुरू करी ही थी, उस समय गवर्नमेंट में कोई पोस्ट नहीं थी एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की। राजस्थान में केवल 2 ही पोस्ट थी और वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड थी। तीसरी पोस्ट के लिए एडवर्टाइज़ होने के लिए कार्रवाई चल रही थी और एक प्रक्रिया होती है सरकारी तंत्र में कि कोई पोस्ट एडवर्टाइज़ होगी तो उसमें समय लगेगा। तो तब तक मैंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी। मैंने सोचा जब पोस्ट निकलेगी तब अप्लाई करेंगे। तो उस समय डॉक्टर पानगड़िया जो कि इंटरनेशनल ख्याति के न्यूरोलॉजिस्ट हैं राजस्थान के, वो मेरे टीचर रहे थे और उनसे मेरा काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप था, टीचर एंड स्टूडेंट का। तो जब मैंने उनको जाके कहा सर मैं आ गया हूँ और अब प्रैक्टिस शुरू करिए, उन्होंने कहा ठीक है। तो एक दिन कोई एंडोक्राइन पेशेंट उनके पास पहुंचा प्रॉब्लम लेके, तो उन्होंने उसको कहा कि भाई ये डॉक्टर शैलेश लोढ़ा को आप जाके दिखाओ। तो वो पेशेंट आए मेरे पास, मैं खाली बैठा हुआ था उस समय। तो उन्होंने अंदर घुस के मेरे को देखा, बोला मुझे पनगड़े जी ने भेजा है, डॉक्टर साहब को बुलाओ। तो मैंने कहा बैठिए मैं ही देखूंगा आपको। कि अरे पनगड़े जी ने भेजा है, तो हमने सोचा पता नहीं कौन होगा, उनसे भी वरिष्ठतम कोई हो सकते हैं। सही बात है। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो बेमन से उन्होंने दिखाया और वो चले गए। तो इस तरीके के वाक़ये आगे भी कई बार और हुए, क्योंकि हमारे यहाँ एक जनरल ये धारणा है कि चिकित्सक जब थोड़ा सीनियर होता है, थोड़े बाल में थोड़ी सी सफ़ेदी हो, आंखों पे चश्मा लगा हो, तो एक्सपीरियंस को उतनी तवज्जो दी जाती है, जो कि काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि कई चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, किताब पढ़ के हर चीज़ नहीं आती है। और सर अगर अनुभव की बात करूं अपने आप में, जितनी मेरी उम्र है उससे ज़्यादा का अनुभव आपको है। सभी दर्शकों को बता दूं लगभग 30 से 35 वर्ष का अनुभव आपको हो चुका है। 30 वर्ष MD करने के बाद से आप लगातार, और MBBS को भी अगर जोड़ लिया जाए, जो कि शायद जोड़ा जाना स्वाभाविक है, इसलिए भी है क्योंकि डॉक्टरी पेशा, लोग कहते हैं कि तुमने उस्तादों से सीखा है, हमने हालातों से सीखा है, लेकिन डॉक्टरी पेशा ऐसा पेशा है कि आपको उस्तादों से भी सीखना है, यानी गुरुजनों से भी, और हालातों से भी सीखना है, यानी पब्लिक डील करते हुए, लोगों को समझते हुए भी आपको करना है। तो सर ये अपने आप में बहुत रोचक तथ्य है डॉक्टरी पेशे के बारे में। लेकिन सर यहाँ एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा,
एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एक आम भाषा में अगर एक आम दर्शक, एक हमारी जो ये दोस्त हमारे मंच के माध्यम से आपको देख रहे हैं, वो समझना चाहें तो क्या है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट? देखिए, आज के ज़माने में तो फिर भी अवेयरनेस है, लोग अवेयर हैं कि एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है, इसमें डायबिटीज़, थायराइड, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, मोटापा, बच्चों में ग्रोथ संबंधी जो समस्याएं होती है, इनफर्टिलिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पैराथायराइड या कैल्शियम की ग्रंथि से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, ये जो ग्रंथियों की जो बीमारियां होती हैं, ये सब एंडोक्राइनोलॉजी में आती हैं। लेकिन मैं अगर कल्पना करूं, आप अगर कल्पना करें कि 30 साल पहले जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट करी थी, तब एंडोक्राइनोलॉजी की अवेयरनेस क्या थी? उस समय मतलब बहुत ही कम अवेयरनेस थी, इस हद तक कि जब मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी तो मेरे कुछ जो सीनियर कलीग्स थे यहाँ पर, काफ़ी सीनियर, उन्होंने कहा था कि एंडोक्राइनोलॉजी को कोई जानता नहीं है और अभी कोई आके कोई पेशेंट दिखाएगा मुझे नहीं लगता, तो थोड़े पैसे बचा के लाए हो ना तुम, क्योंकि यहाँ पर कई महीनों तक या साल तक शायद पैसे नहीं मिल पाएंगे, सर्वाइव करना मुश्किल होगा। तो ये हालत थी उस समय। ओहो। और एक बार तो एक ट्रेन में यात्रा करते समय मेरे साथ एक मेरा मित्र गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी थे। गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते हैं जो एंडोस्कोपी करते हैं। तो एक बिजनेसमैन हमारे साथ ट्रेन में थे, उन्होंने हम दोनों को बात करते हुए सुना तो कहा आप दोनों डॉक्टर्स हैं? हमने कहा। तो उन्होंने मेरे से पूछा आप किस स्पेशलिटी के? मैंने कहा मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, तो आप एंडोस्कोपी करते हो? तो अवेयरनेस का अभाव था, ये लेवल था। लेकिन आज के टाइम में ऐसी फॉर्चुनेटली दिक्कत नहीं है, लोग अवेयर हैं, सोशल मीडिया, इंटरनेट, ये सब चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल हैं कि लोग गूगल करके सब चीज़ देख लेते हैं कि कौन किस विषय में एक्सपर्ट है, क्या कहाँ क्या काम हो रहा है। सर, यहाँ ये वाकई में बहुत सहजता के साथ आपने बताया। यहाँ एक प्रश्न और उठता है सर, डॉक्टरी पेशे की अगर हम बात करें और ख़ास तौर पे जिस विधा में आप पारंगत हैं उसकी अगर हम बात करें, सर सबसे बड़ी चुनौती, या यूँ कहें कि अब तक का जो आपका ये सफ़र रहा है, अब तक की ये जीवन यात्रा रही है, सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य क्या लगा सर आपको? सबसे चुनौतीपूर्ण यही होता है कि जब कोई पेशेंट आता है और उसकी एक्सपेक्टेशन चाहे किसी भी वजह से लोगों से सुन के पढ़ के कैसे भी, वो इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस लेके आता है कि अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो मेरा काम होना चाहिए। और दुनिया में सारी चीज़ें अवेलेबल है और जिसके पास जो अफोर्ड कर सकता है वो ये साथ में और एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर दुनिया में कहीं से भी कोई दवाई मंगानी है तो मैं मंगा सकता हूँ, तो बस आप तो इलाज बताओ और इलाज शुरू करो, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो जब इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस होती हैं तब थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, तब उन लोगों से डील करना बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ास तौर से कई बार जब गंभीर स्थिति होती है, किसी पेशेंट की गंभीर रोग होता है, जब हमें पता है कि कुछ ज़्यादा कर पाना मुश्किल है, संभव नहीं है, चाहे कहीं भी चला जाए, यहाँ हो या कहीं भी चला जाए, तो उस स्थिति को फेस करना फैमिली के लिए, उनको वो चीज़ समझाना, वो भी बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है और चैलेंजिंग होता है। सही बात है सर, लेकिन बावजूद उसके वो कहते हैं ना कि खड़े रहना पड़ता है मुस्तैदी के साथ। और सर यहाँ एक और प्रश्न, चुनौती की तो बात हमने की है, लेकिन एक बहुत दानिश्वर शायर ने एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा है, वो ये कि मैं फ़कीर ऊँचे दर का मेरे कासे में समंदर, मैं फ़कीर ऊँचे दर का मेरे कासे में समंदर, मुझ में बसती वो तसल्ली जिससे महरूम था सिकंदर। सिकंदर भी जब दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, लेकिन बावजूद उसके सर वो जो तसल्ली एक शब्द आता है या संतुष्टि एक लफ्ज़ निकल कर सामने आता है, वो अपने आप में बहुत बड़ा हो जाता है। और जब एक पेशेंट के चेहरे पे मुस्कुराहट वो उपचार के बाद में आती होगी, उससे बड़ी तसल्ली तो मुझे नहीं लगता कोई होती होगी। लेकिन बावजूद उसके सर वो कौन सी तसल्ली ऐसी आपको इस विधा में लगी, इस पेशे में लगी, जो कहीं ना कहीं आज भी आपको हर रोज़ ऊर्जा देती है आपके इस काम को सतत करने के लिए? जी हाँ, जो कि जैसा कि आपने खुद ही अभी बोला है जी, कि किसी और की दुख दर्द को कम कर देना या काफ़ी हद तक ख़त्म कर देना, वो सबसे बड़ी खुशी देती है। और ये अपने आप में एक तरीके से टॉनिक होता है। कोई विटामिन, मल्टीविटामिन, किसी भी तरह का टॉनिक, ये तसल्ली या ये जो अंदर से संतुष्टि होती है, ये नहीं मिल सकता। चाहे कहीं बार कभी किसी के यहाँ, मान लीजिए किसी फंक्शन में है, किसी प्रोग्राम में है और वहाँ पर
कोई आपसे बड़ी उम्र का व्यक्ति आके मिलता है और झुक के या पैर तक लोग कई बार छू लेते हैं जी। तो और उसके मन में जो भाव होते हैं वो देख के इतना आनंद आता है कि कई बार लोग मानते हैं कि भाई आपकी वजह से मैं यहाँ हूँ, मौजूद हूँ, या मेरे बच्चे की ये समस्या थी आपने ठीक करी। तो इस तरह की बातें सारे डॉक्टर्स के साथ होती है और डॉक्टरी पेशे का यही एक खूबी है कि जो सम्मान या जो अंदरूनी जो सम्मान मिलता है, किसी बड़े अफसर को, बड़े मंत्री को देख के सब लोग सैल्यूट कर सकते हैं, झुक सकते हैं, लेकिन अंदर से कितने लोग कर रहे हैं, आदर से कितने लोग कर रहे हैं, क्या बात तो है। वो तसल्ली जब कोई हमें कर रहा हो तो हमें पता है कि काफ़ी हद तक ये सत्य है। अच्छा सर, यहाँ मैं एक बात और जानना चाहूँगा। हमने कोरोना जैसी एक त्रासदी का पूरा एक काल देखा, वहाँ भी आप लोग जिस मुस्तैदी से खड़े थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग, वाकई में मैं भी आज आपको वो कहते हैं ना कि शायद वो तसल्ली थोड़ी सी आपकी बढ़ जाए। और एक ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहूँगा कि आप जो चिकित्सक, जितने भी अपनी अपनी विधा में पारंगत चिकित्सक थे, जिन्होंने जिस तरह की सेवाएं दी है, अपने आप में अतुल्य है और बहुत बाखूबी हैं। और उसमें न सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि उनके सहायक कर्मी, नर्सेज, जितने भी जो स्टाफ होता है आपका, सफाई कर्मी से लेके जो सबसे निचले तबके से लेके सबसे उच्च स्तर तक के जितने भी आप लोग रहें, सर वाकई में आपकी सेवा अतुल्य है। आपकी सेवा का कोई तोल, कोई मोल नहीं किया जा सकता। लेकिन सर बावजूद उसके एक बहुत ही खूबसूरत सी किताब की प्रति मैं अपने हाथ में देख पा रहा हूँ, जिसका अगर टाइटल मैं पढ़ूँ, डायबिटीज़, डरे नहीं स्वस्थ रहें। और लोगों के डर को दूर करने का काम बहुत ही खूबसूरत अंदाज से आपने करने की कोशिश की। और जैसा कि प्रोग्राम की शुरुआत में भी मैंने आपसे जिक्र किया कि आपने हिंदी भाषा को चुना इस किताब को लिखने में। सर क्या मंशा थी किताब लिखने की, क्या प्रेरणा कहाँ से मिली, क्यों आपको लगा कि मुझे किताब लिखनी चाहिए? देखिए, डायबिटीज़ का जब मैं ट्रेनिंग ले रहा था तभी से ये बात मन में आती थी कि डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ थोड़ी सी दवाई लिख देने से मात्र से ठीक नहीं होती, दवाई खाने से। दवाई के अलावा जो डायबिटीज़ के इलाज में महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, डायबिटीज़ के बारे में जानकारी, जब जिन पेशेंट्स को डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है, जो ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि वो ही अपना इलाज ढंग से कर पाते हैं। डायबिटीज़ एक ऐसा इलाज है, ऐसी बीमारी है जिसमें पेशेंट का पार्टिसिपेशन भी उतना ही ज़रूरी है जितना डॉक्टर का पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। तो डॉक्टर और पेशेंट मिलके ही डायबिटीज़ का इलाज कर सकते हैं। सर अगर इसका एक रेशो हम लेना चाहें तो क्या वो 50-50 होगा या नहीं? मेरे ख्याल से 2/3 पेशेंट की तरफ है। क्या बात है, मतलब लगभग 75% आपको मेहनत पेशेंट जो पे है निर्भर करता है निर्भर करेगी कि वो कैसे, क्योंकि खान पान का जो है दिनचर्या व्यवस्थित होनी चाहिए, दवाई समय पे लेनी है, टाइम पे टेस्ट करवाने हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिम्मेवारी पेशेंट्स की होती है। और डॉक्टर के पास तो वो 15 मिनट 10 मिनट मुश्किल से आए हैं, तो वो जो चीज़ें समझानी होती है वो डॉक्टर कई बार हम अपने बिजी शेड्यूल में वो चीज़ें पेशेंट्स को समझा नहीं पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें समझानी होती हैं, ये करना है, ये नहीं करना है, तो वो समझाने के लिए इतना टाइम नहीं होता है, या आप अलग से स्टाफ अगर है तो वो समझा सकता है, लेकिन पेशेंट्स को स्टाफ के ज़रिए समझने में उतना आनंद नहीं आता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने फिर ये सोचा कि अपने सारे विचारों को, या दुनिया भर के जो साइंटिस्ट ने जो बातें कही है उन सबको अगर पेशेंट्स को एक कंसाइज फॉर्म में दी जाए, जिससे कि लोग इसको पढ़ें और समझें और एक बार पढ़ लें, फिर नेक्स्ट विज़िट में आए मेरे पास, तब चाहे और उस पर डिस्कस कर लें, चर्चा कर लें। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये लिखी। और फिर इसमें जैसे जैसे समय निकलता गया, पेशेंट्स ने ही जो मुझे फीडबैक दिया और पेशेंट्स ने ही जो बताई बातें कि आप इस तरीके की चीज़ें मैं समस्या फेस करता हूँ, तो इसका सॉल्यूशन क्या है, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें समय के साथ जोड़ता गया। और अब मैं देखता हूँ कि पेशेंट्स को इससे काफ़ी फ़ायदा होता है। अपडेशन वॉज देयर, अपडेशन यानी अपडेट करना वो लगातार जारी भी है। वो कहीं ना कहीं आप जो सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अनेक जो मीडिया मंचों के माध्यम से भी आप लोगों से जुड़ते हैं। सर यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही अलग सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये, क्या कभी ऐसा हुआ कि आपकी किताब को पढ़ने के बाद कोई आपसे आकर मिला और वो क्या बातचीत रही फिर आपकी? और कहीं ना कहीं सर कहते हैं ना कि आप अपनी कोई कृति होती है उससे अगर कोई दुनिया फ़ायदा उठा ले, या यूँ कहें जैसे एक हमारे स्टूडेंट्स हों या हमारी ख़ुद की औलाद हो, तो वो वैसा ही कुछ नज़र आता है उस किताब को देखते हैं जब हम। तो क्या आपके साथ भी ऐसा ही था कि कोई किताब पढ़कर आपके पास आया हो?
वो जी कितना हाँ, तसल्ली बख्श था? ऐसा कई बार होता है। पेशेंट्स कई बार 10 साल पुराना कोई एडिशन लेके आते हैं कि ये मैंने 10 साल पहले ख़रीदा था और अब मैं इसको पढ़ रहा हूँ और मैं बाहर था, इलाज तो कहीं और हो रहा है, लेकिन इस किताब से मुझे मदद मिली। तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है कि ठीक है, कुछ ऐसा काम किया है जिससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है, या लोगों के जीवन में अगर हम कुछ आसान बना पा रहे हैं उनकी परेशानियों को, तो बहुत अच्छा महसूस होता है। सर, आपने भी एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, परेशानियाँ। यूँ कहें जो ये डायबिटीज़ है अपने आप में एक परेशानी के तौर पे ही सामने आती है। बीते 3 दशक से आप लगातार अपना काम बहुत ही बाखूबी, बहुत ही पारंगत रूप से आप करते चले आ रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, पहले हम सुनते थे कोई, जैसे हमारे घर में कोई गेस्ट भी आता है तो अक्सर सुनने को मिलता है कि इनके लिए चाय जो है वो फीकी बनाना या मीठा कम रखना। सर, वो पहले हम देखते थे कि जो एक अच्छे खासे एक उम्र के वर्ग समूह के लोग आते थे, जैसे जिसमें 50 वर्ष से ऊपर के लोग अधिकतर हुआ करते थे, लेकिन आज हम देखते हैं सर 20-25 साल के लोगों में भी ये परेशानी, जिसका मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, वो देखने को मिलती है। सर, क्या कारण रहा है ऐसा, कि क्या इसकी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? जो हमारे लाइफ में परिवर्तन हुए हैं, ख़ास तौर से भारत में जब से संपन्नता आई है, तो तेज़ी से ये चीज़ें बढ़ी हैं। इस लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स जिसमें डायबिटीज़ प्रमुख है, ये सब संपन्नता से सीधी जुड़ी हुई हैं। फिर लोग कहते हैं कि संपन्नता से अगर जुड़ी हुई हैं तो गांवों में क्यों हो रही है? तो गांवों में पहले 1 या 2% होती थी, अब गांवों में भी 8-10% का जगह, कुछ राज्यों में, गांवों में भी इंडिया में देखी गई है कि 8 या 10% तक डायबिटीज़ बढ़ गई है। तो जैसे जैसे विकास हुआ है वैसे वैसे डायबिटीज़ और डेवलपमेंट का चोली दामन का साथ है, एक समानांतर रेखा के रूप में एक साथ बढ़ रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो लोग हैं, वो जेनेटिकली डायबिटीज़ के लिए प्रोन है। हमारे जीन्स में ही कुछ ऐसे गुण या अवगुण हैं जिनसे हम इस उपमहाद्वीप के सारे लोगों को डायबिटीज़ होने का चांस दुनिया के दूसरे देशों से अधिक ज़्यादा हो जाता है। और फिर अगर आपके परिवार में डायबिटीज़ है, आपका वजन ज़्यादा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस एनवायरनमेंट की है, जो कि स्ट्रेस आजकल हर एक को स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में आदमी रहता है, और इसके लिए सबसे बड़ा कारण है सूचना तंत्र। आपके पास इतनी अपार सूचनाएं हैं इंटरनेट के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, कि आप दुनिया में कहीं भी कुछ चीज़ हो रही है वो तुरंत आपको पता लगती है और आप रिएक्ट करते हो। तो जब हम ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, इतनी सूचनाओं से बम्बार्डेड है हमारा मस्तिष्क, तो ये स्ट्रेस हमारे सिस्टम पे भी है, सोच का भी स्ट्रेस है, और उन सभी से ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो सर, क्या मतलब आम भाषा में अगर मैं जानना चाहूँ, जो परेशानी आपने बताई, उनकी जो वजह बताई है, उन वजहों में जो एक तनाव नाम का एक शब्द आपने लिया, वो बहुत प्रमुख है। और वो कहते भी हैं ना कि हमेशा ज़रूरी नहीं कि ज्ञानी बना जाए, कुछ ज़िंदगी के हिस्से को हम नादान बनकर बिताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, शायद ये इसका एक बहुत बड़ा इलाज हो सकता है। तो सर, मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा कि वो जो तनाव मुक्त रहने के लिए कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जो आज आप हमारे दर्शकों को, हमारे दोस्तों को देना चाहेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट मैं मानता हूँ टाइम पे सोना और टाइम पे उठना, क्योंकि अगर टाइम पे जब सोएंगे तो नेचुरली आप बाकी काम उससे पहले करोगे, आप खाना भी जल्दी खाओगे, तो एक तरीके से सारी दिनचर्या आपकी व्यवस्थित ऑटोमेटिकली हो जाती है अगर टाइम पे सोना, टाइम पे उठना करेंगे तो। और इसके साथ अगर हम जोड़ लें कि टाइम पे भोजन करना और काम के घंटे लिमिट करना, हालांकि ये कई बार डॉक्टर्स के लिए पॉसिबल नहीं होता है, हालांकि मेरे कुछ मित्र हैं जो कि एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, कुछ हैं जो बिल्कुल भी नहीं करते, रात को 10-11 बजे तक भी काम करते हैं, पेशेंट्स देखते हैं, कुछ मजबूरी में भी करते हैं कि कुछ की ऐसे डॉक्टर के पेशे में कुछ ऐसे पेशे होते हैं, कुछ ऐसी स्पेशलिटीज़ होती हैं, सर्जिकल ब्रांचेस हैं, इमरजेंसी में जो काम कर रहे हैं, आईसीयू में जो काम कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए समय सीमा कुछ नहीं होती है। एंडोक्राइनोलॉजी इस मामले में थोड़ा कूल ब्रांच है, तो ये कई बार हमारे लिए संभव होता है कि हम अपने टाइम को लिमिट कर सकें। तो सर, मैं एक सवाल यहाँ और बनता है, तनाव मुक्त रहने के लिए परिवारजनों का साथ होना कितना ज़रूरी है, या यूँ कहें कि ज़िंदगी भी जब त्यौहार हो जाती है,
और साथ में जब हमारे परिवार हो तो ज़िंदगी उत्सव की भांति नज़र आती है। तो सर वहाँ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, परिवारजनों का सहयोग वो कितना ज़रूरी है? एक डॉक्टर होते हुए आपके पेशे को भी आपको लगातार, आपके प्रोफेशन को भी आपको लगातार दस्तूर बाय दस्तूर या यूँ कह बादस्तूर जारी रखना है, और साथ ही साथ वो जो परिवारजन हैं उनके चेहरों की मुस्कुराहट देखकर अपने स्ट्रेस को कम भी करना है। परिवारजनों के सहयोग की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे सर आप? बिल्कुल, परिवार के सहयोग के बिना तो ये सब चीज़ें आगे बढ़ना संभव नहीं हो सकता है। और जब एक जना परिवार में आगे बढ़ता है तो दूसरों को कुछ हद तक त्याग भी करना पड़ता है। सही बात है। तो वो मेरे परिवार में भी है। सर कौन कौन है आपके परिवार में, हम आपसे जानना चाहेंगे? मेरी पत्नी डॉक्टर वर्षा, वो भी डॉक्टर है। वो भी डॉक्टर है और मेरे साथ ही प्रैक्टिस करती है, मेरे काम में ही सहयोग करती है। और कुछ रिसर्च वर्क है हमारा, तो वो रिसर्च वर्क मेनली वही संभालती है। क्या बात है। और तो सर ये बहुत एक फॉर्चुनेटली कि वो कहते भी है ना कि जीवन संगिनी या यूँ कहें जीवन साथी ऐसा हो जो आपके पेशे को, आपके प्रोफेशन को इतना करीब से जानता हो, तो शायद वो दुगनी हो जाती है आप में भी ऊर्जा। कहीं ना कहीं सही कह रहा हूँ सर मैं? बिल्कुल सही है। और उसकी महत्वाकांक्षा बहुत ही कम है। तो इसी वजह से मेरे को थोड़ा समय मिलता है और आगे बढ़ने का अवसर भी मिलते हैं। और सर आपके बच्चे वो क्या करते हैं? बड़ी बेटी है मेरी, वो डॉक्टर बन गई है। वाह। और वो बेंगलोर में है। और बेटा अभी इंजीनियरिंग कर रहा है, फाइनल ईयर में है। तो मतलब जो डॉक्टर और इंजीनियर बनाना जो बचपन से सुनते चले आ रहे थे वो विरासत में कहीं ना कहीं आपने दिया है। सब माता पिता की अगर मैं बात करूं, आज चाहे वो बाहयात हों, बहुत सारे हमारे ऐसे दोस्त हैं, जैसे मैं ख़ुद भी, मेरे पिताजी मेरे साथ आज नहीं हैं, लेकिन उनके सिखाए हुए जो मूल्य हैं वो कहीं ना कहीं मेरे किरदार में सम्मिलित हैं, शामिल हैं। तो सर उन्हें कितना श्रेय आप देना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपने टच करी। मेरे पिताजी आर्मी में थे, आर्मी से रिटायर हुए थे और फिर उनकी अब वो आज इस दुनिया में नहीं है। मेरी माँ हैं, वो अभी भी कई बार साथ रहती हैं, कई बार जोधपुर रहती हैं। तो पिताजी और माँ के आशीर्वाद हमेशा रहा है, और उन्होंने जो बचपन से सीख दी है उसी बदौलत आज मैं इस मुकाम पे हूँ। एक किस्सा मैं आपको बताता हूँ। जी सर। ये भी मेरी प्रैक्टिस के शुरुआती दिनों का है। एक बार शाम के समय जब क्लिनिक बंद करने का समय होता है, उस समय दो व्यक्ति आए मेरे पास। अब बिल्कुल गरीब से गांव के परिवेश में थे वो, और वो डरते डरते छुपते छुपाते जैसे आते हैं उस टाइप से आए। तो मुझे समझ में नहीं आया ऐसा क्यों। अंदर आया, उन्होंने कहा आप दरवाज़ा बंद करो। दरवाज़ा बंद किया। फिर उन्होंने पहले तो अपनी बताया कि मेरी ये प्रॉब्लम है, उसके बाद कहा ये तो ठीक है, लेकिन दूसरी बड़ी समस्या एक दूसरी है। एक पोटली खोली उन्होंने, उसमें इतने सारे सोने के सिक्के। ओहो। कि ये हम तो मज़दूर हैं, खुदाई कर रहे थे, वहाँ ये मिले। और अब हमें समझ में नहीं आ रहा, अगर मैं किसी को भी बताऊंगा तो मेरे को तो लोग मार लेंगे, कर लेंगे, कुछ दिक्कत हो जाएगी। तो आप संभालो, आप बताओ इसका क्या करें। तो कि ऐसा करो, आप ही रख लो। ओहो। और जो भी छोटा मोटा आप पैसा दोगे हमें तो उससे काम हो जाएगा। तो मैंने कहा भाई ये इसका टेस्ट तो करवा लेते हैं पहले, क्या पता ये नकली हो। कि हाँ आप तो कोई सा भी ले लो और आप टेस्ट करा लो और फिर आप बता देना मेरे को। तो बोले मैं कल आता हूँ वापस। मैंने कहा नहीं, फिर चलो ठीक है कल ही बात करेंगे। मेरे को कुछ ठीक नहीं लगा, मैंने कहा कल बात करेंगे, ये भी मैं नहीं रख रहा, कल ही मैं पहले पता करता हूँ मेरे किसी रिश्तेदार से कि क्या ऐसा संभव है, ये टेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। वो चले गए। मेरे पापा मम्मी उस समय जयपुर में थे। मैंने उनको ये बताया किस्सा, तो मेरे पापा ने मुझे ज़ोर से डांटा कि ये कैसे दिमाग में ख्याल आ गया कि ये ले लें और इसको पैसे दे दें। और पहले भी वो मुझे दे चुके थे, उस समय फिर उन्होंने रिपीट करी बात कि अगर इजी मनी कहीं मिल रहा है तो वो 100% फ्रॉड है, और अगर मिल रहा है तो वो तुम्हारे कभी फलेगा नहीं। आहा। ईमानदारी की जो सीख है तो जो वो आपको दी, क्या बात है। वो सीख आप में नज़र भी आती है सर। मेहनत से ही कमाया हुआ काम आएगा, बाकी सब बेकार है। और
इसके कुछ ही दिन बाद मुझे मेरे एक सीनियर मिले जो ये किस्सा बता रहे थे। ऐसा ही किस्सा उनके साथ हुआ। ओहो। और उन्होंने कहा कि मैंने तो रुपए दे दिए और ले लिया, बाद में निकाला कि वो सब पीतल के थे। ओहो, तो यही है सर, ईमानदारी से बढ़कर कुछ होता नहीं है। और माता पिता की जो सीख है उसे शामिल रखना इसलिए भी ज़रूरी होता है। वो कहते हैं ना कि बलाएं भी अपना रास्ता बदलती हैं, बलाएं भी अपना रास्ता बदलती हैं, साथ मेरे माँ बाप की दुआएं चलती हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं होना बहुत ज़रूरी है। और सर फ्रॉड की अगर हम बात करें तो सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, जिनसे दर्शकों को मैं एक बार फिर से अवेयर करना चाहूँगा कि उनसे आपको बचना है। छोटे मोटे प्रलोभन और छोटे मोटे लालच में नहीं पड़ना है, कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को संतुलित रखना है। जैसा कि डॉक्टर साहब बताते चले आ रहे हैं कि मीठा जो है वो ज़िंदगी में संतुलित होना चाहिए, लेकिन मिठास जो है उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों सर, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही तो बात सर आज है। आप इस मंच पे आएँ, वो कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान पर लगता है ज़रा कम निकले। आज सर हमारे युवा जो दर्शक आपको देख रहे हैं इस मंच के माध्यम से, उन्हें, युवा चिकित्सकों को, युवा जो हमारे साथी हैं, उन्हें क्या संदेश आप देना चाहेंगे सर? मेहनत पूरी करें, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। बिना मेहनत के तो चाहे कोई भी प्रोफेशन हो, और डॉक्टरी में तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और अपने टीचर्स से ज़रूर सीखने की कोशिश करें, क्योंकि जो ज्ञान टीचर्स के पास होता है वो किताब में नहीं होता है। ये वाकई में, जो जैसा कि मैं डॉक्टरी पेशे के लिए लगातार कहता चला आ रहा हूँ कि हालातों से भी सीखना है और उस्तादों से भी सीखना है। उसका कहीं ना कहीं एक संतुलन, उसका कहीं ना कहीं एक बैलेंस ज़िंदगी में लेकर चलना है, और सर वो बैलेंस होना भी चाहिए। और बहुत जल्द सर हम यही कामना करेंगे, जो डायबिटीज़ जो एक बीमारी है, हालांकि असाध्य नहीं है, लेकिन जीवन शैली को बेहतर रखते हुए आप उसे पार पा सकते हैं। वो जीवन का आपका हिस्सा अगर हो गई है तो कम से कम उसका जो इनपुट है उसे आप बहुत न्यूनतम कर सकते हैं। ये आपकी किताब के द्वारा हमें देखने को मिला। बहुत जल्द सर आप कोशिश करें और भी जो विधाएं हैं, जैसे थायराइड है या और कोई अन्य जो बीमारी हैं, उनसे भी पार पाने के लिए इस तरह किताब की शक्ल में कुछ ना कुछ आता रहे, ताकि हमारे दर्शक, ताकि हमारे दोस्त और बहुत बड़ी एक जो हमारे यहाँ का जो हमारी जनता है ये उसका फ़ायदा ले सके। सर आज आप धरती दोहराई के इस मंच पर आएँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। दोस्तों, दर्शकों, ये थे हमारे साथ डॉक्टर शैलेश लोढ़ा, और अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अजहर को धन्यवाद।